वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। हमने फेडरल का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन का, जिसके अभी लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं, जिनमें से एक टॉपिक है फ़ोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, यानी फ़ोटो रेस्पायरेशन क्या है कि प्लांट्स के अंदर ही होती है। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि प्लांट्स में फ़ोटो और रेस्पायरेशन दोनों चीज़ें एक एट द सेम टाइम हो रही हों। सो इस लेक्चर में हमने यही चीज़ डिस्कस करनी है। देन व्हाट वी मीन बाय फ़ोटो रेस्पायरेशन और ये किन कंडीशंस में होगी, इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है प्लांट्स को। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि एक ऐसी रेस्पायरेटरी एक्टिविटी जो कि ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग सनलाइट होती है, यानी हम ये कहते हैं कि जब रेस्पायरेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है, और रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं, फोटो रेस्पायरेशन। व्हेन रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे, उसको हम नाम क्या देंगे, फोटो रेस्पायरेशन, जहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, लाइक एरोबिक रेस्पायरेशन की तरह ये काम करती है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की एटीपी नहीं बन रही। ये चीज़ याद रखनी है कि ये रेस्पायरेशन है, प्लांट ने रेस्पायर करना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करके, हम ये कहते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके प्लांट जो होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में जब रेस्पायरेशन करेगा तो उसी को हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं, जिसका एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जहाँ पर कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती, आपने ये चीज़ भी माइंड के अंदर रखनी है। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पायरेशन ये क्या है, यानी ये कब होता है। मैकेनिज्म में आपने ये बात याद रखनी है कि हम ये पढ़ेंगे कि फ़ोटो रेस्पायरेशन किस रिक्वायरमेंट में होता है, यानी क्यों होता है, कब होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि ड्रॉप हो जाता है, लेस दैन, हम कहते हैं कि 50 पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है या इससे भी कम हो जाता है, सो राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज जो रुबिस्को एंजाइम है, अब ये अपनी वर्किंग थोड़ी सी चेंज कर लेता है कि ये रुबिस्को जो है ना, जो कि पहले कंबाइन कर रहा था किसी और चीज़ के साथ, तो अब ये रुबिस्को जो है ना ऑक्सीजन के साथ और RUBP मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, यानी ये RUBP मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ऑक्सीजन को फिक्स करने की कोशिश करता है ताकि इसको यूटिलाइज़ किया जाए, तो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये रुबिस्को और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ मिलकर RUBP की मदद से जब ये ऑक्सीजन को फिक्स कर लेगा, तो जो नेट रिजल्ट ये होता है कि इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 कार्बन ऑफ फॉस्फो, तो इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग PGA, सिर्फ एक मॉलिक्यूल PGA का बनता है। यानी आपको ये बताया गया है कि नॉर्मली रूटीन में जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, तो जब रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तो 2 मॉलिक्यूल PGA के रिलीज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे क्योंकि फ़ोटो रेस्पायरेशन हो रही है और रुबिस्को ने ऑक्सीजन को फिक्स किया है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल जो है वो PGA का बनता है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का। और इसके अलावा हम कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल होती हैं जिनको हम फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं, यानी ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फॉस्फोग्लिसरेट के साथ 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बनते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है। सो प्लांट इससे जो है ना गेट रिड ऑफ करना चाहता है, यानी इससे जान छुड़ाना चाहता है, इसको ख़त्म करना चाहता है फॉस्फोग्लाइकोलेट को, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान देता है, या प्लांट को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है और इसको सिर्फ ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी ये RUBP जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो फॉस्फोग्लिसरेट PGA बनेगा, जो कि डेफिनेटली यूटिलाइज होना है, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। जब इससे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया जाएगा तो फाइनली क्या चीज़ बन जाएगी, ग्लाइकोलेट। अब ये टॉक्सिक नहीं है, अब ये सेफ़ है। फिर क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोलेट है फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पेरोक्सिसोम की तरफ, वहाँ भी ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन फिर ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है सेरीन के अंदर। तो सेरीन जो होती है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी हमने ये बात की है कि पहले RUBP जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और आपके पास फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। जब यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो फाइनली आपके पास क्या चीज़ बनेगी, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट चला जाता है पेरोक्सिसोम में, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पे सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सेरीन भी एक अमीनो एसिड है, जो कि इस चीज़ को हम नाम क्या दे रहे हैं कि अब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बनी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा होता क्यों है, या क्यों ये चीज़ शिफ्ट हो गई है। देखें, असल में होता ये है कि प्लांट के लिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन,
ठीक है। इन दोनों की बराबर बराबर रेशो जो है ना रखना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। जब ऐसा होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी ऑक्सीजन में हम कहते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन बन जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी कि ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, यानी कम होना शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि प्लांट ने क्या करना था कि इन दोनों की जो रेशो है ना उसको इक्वल रखना है प्लांट ने, ताकि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। तो इसलिए क्या होता है कि रुबिस्को जो है ना फिर ये वाला रिएक्शन नहीं करता, बल्कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हर एक मॉलिक्यूल, अगर जितनी क्वांटिटी के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी अब इक्वल क्वांटिटी में आ जाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन उस वक्त तक होती रहती है जब तक हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वो बराबर हो जाए, ठीक है। जब इन दोनों की कंसनट्रेशन बराबर हो जाएगी सो ऑब्वियसली फोटो रेस्पिरेशन जो है ये स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी वहीं पे। तो इस वजह से ये ज़रूरी है, यानी प्लांट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक बैलेंस्ड रेशो को रखने के लिए फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 50 पार्ट्स पर मिलियन से डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने के लिए फ़ोटो रेस्पिरेशन की जाती है, ताकि उसकी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत थी। अब उसके बाद हम कहते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। देखें, टेम्परेचर जो है ये ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि एंजाइम की फंक्शनिंग जो है इस पर डिपेंड करती है। रुबिस्को यानी रेबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की वर्किंग इस पर करती है। अब रुबिस्को जो है ना इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है और इसके अलावा ये जो है ना कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी करता है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है लीव्स में, ये उसको जब बाइंड करता है तो उसको यूटिलाइज भी कर सकता है और रेशो को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। फोटो रेस्पिरेशन तब स्टार्ट होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है ना लीफ में ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जैसे अभी हमने बात की। और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब एक हॉट और ड्राई वेदर होता है, जब दिन में बहुत गर्मी होती है और एब्सिसिक एसिड रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। एब्सिसिक एसिड की वजह से जब ये रिलीज़ होगा तो स्टोमेटा जो है ना क्लोज हो जाएंगे, ताकि वाटर लॉस ना हो। अब इससे क्या होगा कि जाहिर सी बात है प्लांट में अब ऑक्सीजन जो है ना, अब क्योंकि एब्सिसिक एसिड रिलीज़ हुआ है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और स्टोमेटा भी क्लोज हो गए हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं तो ऑब्वियसली कि कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं हो सकती। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है ना प्लांट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एयर स्पेसेस में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम। इसलिए जो होती है ना रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन विल इंक्रीज़ रिलेटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन की जाती है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, हमने इसकी क्या कहा है कि इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यही है कि जब ऑक्सीजन की जो रेशो है ये ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो कम हो जाएगी, तो इन दोनों को आपस में बैलेंस करने के लिए, इक्वलाइज़ करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ फोटो रेस्पिरेशन जो होती है ना ये प्लांट की एनर्जी यूटिलाइज़ करती है। ऑब्वियसली कि प्लांट जब फोटो रेस्पिरेशन करेगा तो एनर्जी तो यूटिलाइज़ होगी ही, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये जो नेट लॉस आ रहा होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वगैरह के लिए, तो ये भी एनर्जी कोस्ट के तौर पे काम करता है। यानी प्लांट को जो है ना अब यूँ कह सकते हैं कि एनर्जी लगानी पड़ती है इस सारे काम के ऊपर। और ओवरऑल अगर आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं तो टोटल क्या होता है 25% ये डाउन हो जाता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पूरे दिन में प्लांट ने 100% फोटोसिंथेसिस करनी है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, तो प्लांट क्या होगा कि 75% ही का ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। यानी प्लांट जो है वो 75% फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एब्सिसिक एसिड रिलीज़ होगा जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन का लेवल तो बहुत ज़्यादा है, तो अब रिमेनिंग क्या है कि 25% जो है वो फ़ोटो रेस्पिरेशन करके इन दोनों चीज़ों को बराबर करने की कोशिश की जाएगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि हॉट एंड ड्राई डे पर प्लांट सिर्फ 75% फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन बाकी 25% जो है ये फ़ोटो रेस्पिरेशन करता है। सो दैट्स वाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो डिक्रीज़ बाय 25%। फ़ोटो रेस्पिरेशन इतना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती और ना ही ये प्लांट की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर ये इनहिबिट भी कर दी जाए तो प्लांट ग्रो करता है, आसानी से ग्रो कर लेता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि फिर इसकी ज़रूरत क्या है, ये होता क्यों है?
अगर जब इसकी ज़ाहिर सी बात है कोई फ़ायदा नहीं है और उल्टा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 25% कम हो रहा है, तो आंसर सिर्फ इतना सा है कि जो राइबोलोज, इसके कुछ दो रीज़न है। पहली बात ये है कि जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन रुबिस्को के पास ये एक ऐसा एंजाइम है जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ऑर्गेनिजम्स है, यानी ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस है रुबिस्को। ये एंजाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये लीव के सेल्स में होता है, तो लीव तो कितने ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट है। तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि ये कार्बन के साथ भी बाइंड करेगा, तो जाहिर सी बात है कैल्विन साइकिल करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तो ये फ़ोटो रेस्पायरेशन करेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फ़ोटो रेस्पायरेशन जो है ना, ये तब स्टार्ट होती है जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी, यानी प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये एक उन्होंने स्केच टाइप बनाया है कि नॉर्मली क्या होता है कि रुबिस्को जो है ना वो ये काम कर रहा होता है, यानी कैल्विन साइकिल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर रुबिस्को कैल्विन साइकिल नहीं करता, बल्कि ये वाला पाथवे करता है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ये यहाँ पे इन्होंने कैल्विन साइकिल बनाया हुआ है, ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने कि ये जो है ना कैल्विन साइकिल बना हुआ है, कि ये यहाँ पे केल्विन साइकिल बना हुआ है, और ये सारा जो है ना ये फ़ोटो रेस्पायरेशन के काम हो रहे हैं। ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने। तो वही बात है कि ऑक्सीजन रुबिस्को मिलकर ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये आगे ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लाइसिन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पे ये सेरीन में, सेरीन फिर अगेन ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसको फिर इसका पार्ट बना दिया जाएगा। तो ये फ़ोटो रेस्पायरेशन का मैकेनिज़्म था। आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से, दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट है। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज़ फोटो रेस्पायरेशन, पहला क्वेश्चन आपको ये आएगा, व्हाट इज़ फोटो रेस्पायरेशन, व्हाट इज़ द नीड फॉर फोटो रेस्पायरेशन टू टेक प्लेस। व्हाट इज़ फोटो रेस्पायरेशन एंड व्हाट इज़ द नीड फॉर फोटो रेस्पायरेशन टू टेक प्लेस। फिर आपने ये लिखना है, डिफाइन फोटो रेस्पायरेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। गिव द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम। गिव द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम। फिर आपने जो है ना ये चीज़, ये स्केच की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन जो मैं आस्क इन कमेंट सेक्शन, बट आई ऑल्सो एडवाइज यू, इफ़ यू आस्क सम क्वेश्चन और इफ़ यू रिक्वेस्ट सम टॉपिक टू मी, सो दैट आई वुड whenever I would get free, I will be able to upload the lecture. So be patient about the answer as well, and be patient about the your requested lecture to be uploaded. Okay, wish you all the very best and good luck.